देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था। फटाफट एक बार गो थ्रू करवा देते, जहां पर मैंने थोड़ा सा इशू भी बताया था, क्योंकि अगर किसी को इशू ऑफ डिवेंचर याद नहीं है तो उसे रिडेम्पशन में प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि ये हम लोग का डायरेक्टली मतलब इशू से क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है उतना। ठीक है, अगर पूछ ले तो रिलेटेड है, ठीक है, इतना मान के चलो। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिवेंचर क्या होता है, बोरोइंग कैपिटल है, मतलब कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेती है तो उसे डिवेंचर बोला जाता है। लोन लेने पे जैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जहां से लोन लेते हैं यहाँ पर पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे लोन कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए थोड़ी ना होता है, वैसे ये भी एक टर्म और पीरियड के हिसाब से होता है। उस टाइम मतलब मान लो 10 साल का है, 5 साल का है, तो उसके बाद रीपेमेंट करना पड़ता है, जिसको रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रीपेमेंट अलग अलग तरीके से होता है, मेनली हम लोग यहाँ पर यही वाला पढ़ रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। जैसे देखो, पेमेंट इन लमसम, मान लो कंपनी ने 1 करोड़ का डिवेंचर इशू किया और 5 साल बाद 1 करोड़ रिटर्न करने वाली है, तो वो हो सकता है। या फिर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है कि वही 5 करोड़ को वो मतलब जैसे मान लो 1 करोड़ करके 5 बार में पे कर रही है, ये होता है इंस्टॉलमेंट में। और एक होता है ओपन मार्केट से परचेज करके, और एक होता है कन्वर्जन इनटू शेयर और डिवेंचर, मतलब डिवेंचर को दूसरे किसी डिवेंचर में कन्वर्ट करके या शेयर में कन्वर्ट करके भी कंपनी रिडीम कर सकती है। तो आज हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन इनटू शेयर और डिवेंचर। कंपनी अगर इशूड डिवेंचर को कैंसिल करने के लिए, रीपे करने के लिए क्या कर रही है, इशू कर रही है दूसरा कोई शेयर या डिवेंचर। नॉर्मली अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना वो शेयर वाला ही होगा। अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है। तो ये एक बार लिख लेते हैं कैसे होगा। देखो इसका एंट्री कैसे होगा, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है। कैसे होगा, देखो रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन में इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला भी कि हम लोग जब लोन का मान लो 1 लाख का लोन लिया हुआ है तो 1 लाख का शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। सेम वैल्यूएशन में हमें शेयर इशू कर देना है। इट मीन्स रिडीम redeeming the debentures by converting them into शेयर्स, ठीक है। अच्छा, शेयर इशू करके होगा। अच्छा, मुझे बता सकते हो तुम लोगों का कोई मतलब ऐसे एजम्पशन, मतलब एजम्पशन नहीं, मतलब तुम लोग मुझे बताओ कि ये शेयर कैसा हो सकता है, पार वाला, प्रीमियम वाला या डिस्काउंट वाला। मतलब अपने लॉजिक से बताओ, कंपनी अगर किसी डिवेंचर होल्डर को उसका लोन का पैसा रीपे करने के लिए कैश के जगह अगर शेयर दे रही है, और ये ऐसे ही नहीं दे सकती है, जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया होगा तभी बता दिया होगा कि हम लोग कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जाके आपका पेमेंट हम लोग शेयर में करेंगे, मतलब आपको शेयर होल्डर बना देंगे। और जिन्होंने एग्री, जिनको ये ठीक लगा वो एग्री हुए, तो उन्होंने कंपनी को डिवेंचर, कंपनी का डिवेंचर परचेज किया, इसका मतलब कंपनी को पैसा दिया लोन के तौर पे और इंटरेस्ट मिल रहा था। मुझे ये बताओ कि अगर कंपनी शेयर देगी तो किस तरह का शेयर देगी, पार का, प्रीमियम का या डिस्काउंट का, या तीनों तरीके का दे सकती है। क्या लगता है तुम लोगों को, कौन सा शेयर देगी कंपनी? एट पार। अच्छा, पार में देगी, ठीक है। क्या प्रीमियम में नहीं देगी, बताओ। प्रीमियम में देने का मतलब क्या हो गया, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। जैसे मान लो अगर कंपनी ने किसी के पास 100 रुपए लिया था एज ए लोन, मान लो एक डिवेंचर इशू किया 100 रुपए का इस पर्सन को, ठीक है, इसने एक ही डिवेंचर लिया। अब कंपनी ने बोला था हम रिडेम्पशन करेंगे शेयर पे, मतलब आपको शेयर दे देंगे। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो कंपनी उसे प्रीमियम वाला शेयर भी तो दे सकती है। मतलब प्रीमियम पे है, मतलब मान लो कंपनी ने बोला 5 रुपए प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, मतलब जब इनको लौटाना है तो 105 रुपए लौटाना है, ठीक है। तो कंपनी इसके बदले शेयर देना चाहती है। अब कंपनी ये शेयर कैसा दे सकती है, पार वाला भी दे सकती है, प्रीमियम वाला भी दे सकती है, ठीक है, प्रीमियम वाला शेयर भी दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिस्काउंट वाला नहीं देगी, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट वाला शेयर किसको दिया जाता है, बताओ, डिस्काउंटेड शेयर किसको दिया जाता है?
सस्ते में स्वेट इक्विटी वगैरह शेयर फाउंडेशन में पढ़ा है मैंने। फाउंडेशन जिन्होंने किया है, फाउंडेशन में ये वाला रहता है ना कंपनी अकाउंट्स में, कि डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है, लेकिन हम लोग किनको डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं? याद आ रहा है कंपनी अकाउंट का जो चैप्टर था? हाँ बोलो। मैम जो कंपनी में हाँ मतलब उनको क्या बोलते हैं, जैसे जो, हाँ जो स्वेट इक्विटी शेयर वगैरह डिस्काउंट में दे सकते हैं ना, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर, राइट शेयर। तो नॉर्मली पब्लिक को डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड होता है ना, ठीक है। अगर तुम लोग को वो चैप्टर याद आ रहा है तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ था, ये रूल्स होता है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर भी वही चीज एप्लीकेबल होगा, क्योंकि डिस्काउंट में इनको हम लोग नहीं देंगे। जो भी हो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए स्कीम फॉर such redemption may be offered to debenture holders and those who do not accept the same may be given cash। इसका मतलब क्या हो गया देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया, पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखवाया, इट मींस रिडीमिंग द डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर। डिवेंचर का रिडेम्पशन हम लोग शेयर के थ्रू से कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर वाले को शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, ए स्कीम फॉर सच रिडेम्पशन मे बी ऑफर्ड टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को ये स्कीम ऑफर किया जाता है, वैसे तो ये इशू के टाइम पे बता दिया जाता है, एंड दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द सेम मे बी गिवन कैश। मतलब ऐसा भी होता है कि कंपनी ऐसे ऑफर बाद में भी कर सकती है कि हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं डिवेंचर को शेयर में, अगर आप लोगों को ये ऑप्शन लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ रह सकता है कि कंपनी ने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका सिर्फ ही हम लोग कन्वर्जन करेंगे शेयर में, या फिर ऐसा भी बता दिया कि जब कन्वर्ट करेंगे तो बता देंगे कितना परसेंट कन्वर्जन है, जिनको लेना है लो, जिनको नहीं लेना है उनको पैसा मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो फिर क्या हो सकता है, कुछ डिवेंचर होल्डर हो सकता है उन्होंने शेयर लिया, कोई हो सकता है कैश लिया। अगर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तो लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो मैंने दोनों पॉइंट ही इसलिए लिखवा दिया। अब एंट्री क्या होगा देखो, पहले हो जाएगा ड्यू एंट्री, ठीक है। ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। लॉस लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। ये हो जाएगा अगर हमारा लॉस हो रहा है रिडेम्पशन पे, मतलब हम लोग प्रीमियम पे अगर कर रहे हैं तो, या फिर हम लोगों का अगर मान लो कि पार पे है तो सिर्फ यही वाला एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा और कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर, ओ मैंने इक्विटी शेयर लिख दिया गलती से, टू डिवेंचर होल्डर। ये ड्यू हो गया, डिवेंचर होल्डर को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसके बदले हमारा डिवेंचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे लोन को पे करते हैं, लोन टू जो लोन दे रहा है, ठीक है, फिर जब पेमेंट करेंगे तो जिनको लोन देना है डिवेंचर होल्डर, ठीक है, डिवेंचर होल्डर मतलब क्रेडिटर के तरह ट्रीटमेंट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। अगर कन्वर्जन पार पे है, अगर प्रीमियम पे है, इन दैट केस क्या एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
ठीक है, ये वाला एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन है हम लोग के पास। ये देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला करेंगे। ये वाला देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहला वन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंपनी हैड इशूड 20,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, 20,000 डिवेंचर इशू किया है जिसका इंटरेस्ट रेट है 13%, 100 रुपीज वाला, 1 अप्रैल 2001 को। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई 2002। 1 जुलाई 2002 को रिडेम्पशन कर देना है, मतलब लोन का कैंसिलेशन हो जाएगा, लोन रीपे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम ऐसे एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, कंपनी ने इशू किया है 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को इशू किया है कंपनी ने। कितना डिवेंचर इशू किया है, 20,000 डिवेंचर, 13% 20,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। अच्छा, और बोला है कि ये रिडीम कर देंगे 1 जुलाई 2002 को। तो 1 जुलाई यानी 7/2002 को क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन। ठीक है, अच्छा, ये ईयर एंड होना चाहिए एक बार 31 मार्च 2002 में, ये एक साल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिडीम होगा। अच्छा, द टर्म्स ऑफ इशू, the terms of issue of debenture provided that they are redeemable at premium of 5% and also conferred option to debenture holders to convert 20% of their holding into equity share। देखो क्या बोला है, जब इशू हुआ था, टर्म ऑफ इशू मतलब इशू के टाइम पे ही बता दिया गया था कि डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा, 5% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए लोगों से लिया गया है। ठीक है, और रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन हो जाएगा, ये इशू टाइम पे बताना पड़ता है, 5% प्रीमियम मतलब 100 प्लस 100 इंटू 5%, यानी 105 रुपीज पे रिडीम किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी बोला है कि इनको ऑप्शन दिया जा रहा है, डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन में बता दिया है, वहां पर बताया ऑप्शनल है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है कि अपना जो भी डिवेंचर होल्डिंग रहेगा, जिसके पास जितना भी डिवेंचर होल्ड में रहेगा, उसका 20% होल्डिंग को क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कन्वर्जन कितना होगा, 20%। ठीक है, ये भी हम लोग को इशू के टाइम पे बता दिया है। यहाँ पर लिख देते हैं, कन्वर्जन हो जाएगा 20% ऑफ होल्डिंग। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। फिर बोल रहा है कि नॉमिनल वैल्यू 10 एट प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन होगा, ठीक है, ये इसके लिए कन्वर्जन होने का मतलब है शेयर दिया जाएगा, और जो शेयर दिया जाएगा उसका रेट क्या है, उसका प्राइस बता दिया है 15, शेयर एट द रेट ऑफ 15, यानी 10 प्लस 5, मतलब प्रीमियम में रिडीम होगा। देखो क्यों क्यों पता चला प्रीमियम में रिडीम होगा, फेस वैल्यू बता दिया ना, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, लेकिन 15 रुपीज वाला शेयर देंगे, मतलब प्रीमियम वाला शेयर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिवेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, अब जब रिडेम्पशन का बारी आया, रिडेम्पशन यहाँ पर होगा, तब बोल रहा है कि कुछ डिवेंचर होल्डर है जिन्होंने ये ऑप्शन लिया नहीं। कितने डिवेंचर होल्डर ने नहीं लिया, 2500। ठीक है, 2500 डिवेंचर होल्डर नॉट ऑप्ट द ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन लिया ही नहीं। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन लिया नहीं क्योंकि ऑप्शनल था, ले भी सकते नहीं भी ले सकते। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। बोल रहा है कि ये बताओ कि कंपनी को कितने सारे इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, अलॉट करने पड़ेंगे उनको जिन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, ये हमें बताना है। बस यहाँ पर कोई एंट्री वगैरह नहीं है, हम लोग को सिर्फ इतना बताने के लिए बोला है कि ये बता दो कि जो डिवेंचर होल्डर लोग ऑप्शन ले रहे हैं उनको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड।
यहाँ पर हम बता देंगे प्रेजेंटेशन कैसे होगा। वैसे हम लोग चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो टोटल कितना शेयर था, यहाँ पर मैंने शायद 2000 लिख दिया, ये शायद 20,000 था। हाँ ठीक है, ये 20,000 था। ये देखो कैसे होगा, 20,000 डिवेंचर इशू किया था कंपनी ने, ठीक है। कंपनी को 20,000 डिवेंचर होल्डर को ही 105 करके पे करना चाहिए था, लेकिन कंपनी का क्या हुआ, मतलब 105 करके, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, कैश हो जाता है फिर। ये देखो 20,000 डिवेंचर होल्डर को कन्वर्जन कर दिया जाएगा 20%, ऐसे कंपनी ने बोल रखा था, मतलब 80% कैश में दिया जाएगा, 20% शेयर कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन 2500 डिवेंचर होल्डर हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम अब आ रहा है। हाँ वो बीच में नेटवर्क चला गया था। अच्छा देखो स्क्रीन शेयर है या फिर स्क्रीन चला गया? मेरे है हिसाब से मैम। तो हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो शेयर है। अच्छा वो देखो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से, ठीक है हम बताते हैं फिर से। देखो 17,500 डिवेंचर होल्डर ने क्या किया है, ऑप्शन लिया है, ऑप्शन यानी शेयर का कन्वर्जन। लेकिन कंपनी ने बोला है जितना होल्डिंग रहेगा उसका 20% ही हम लोग शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो जितना होल्डिंग है उसमें इतने का 20% होना चाहिए था, लेकिन 2500 डिवेंचर होल्डर ने क्लियरली बता दिया हमें लेना नहीं है ये ऑप्शन, तो फिर ये 20% इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इस वैल्यू पे एप्लीकेबल होगा। अब देख लो 17,500 पे 20% कितना होता है, 3,500, ठीक है। इसका मतलब 3,500 जो है इतने सारे डिवेंचर्स के ये क्या निकल के आया, ये आया नंबर ऑफ डिवेंचर जिनको हम लोगों को शेयर इशू करना है, ठीक है। अब शेयर इशू कितना सारा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन इतने सारे लोगों ने बोला है हम लोग शेयर ले लेंगे पैसे के बदले, ठीक है। तो इनको पैसे के बदले मिलता है, तो इनको कितना पेमेंट करना पड़ता, एक एक जन को 105 करके पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3,500 इंटू 105 इतना पेमेंट करना पड़ता है, जिसके बदले हम लोग शेयर देने वाले हैं। तो ये इंटू 105, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3,67,500, ठीक है। तो ये हो गया 3,67,500। ये पेमेंट कैश के जगह हम लोग शेयर पे करेंगे, ठीक है। तो एक शेयर का वैल्यू अगर 15 रुपए है, 15 रुपए अगर किसी को मिलेगा तो उसे एक शेयर दे देंगे। अगर 3,67,500 देना है तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 3,67,500 डिवाइडेड बाई 15, चेक कर लो कितना होता है, 24,500। तो इतने सारे शेयर इशू करने पड़ेंगे, वही चीज हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसको हम प्रेजेंटेशन करके दिखा देते, ठीक है। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि कितने लोगों ने शेयर वाला ऑप्शन अप्लाई किया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000, ठीक है। ये हो गया नंबर, लेस कर देंगे डिवेंचर होल्डर नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ऐसे कितने लोग हैं, 2,500 नंबर ऑफ डिवेंचर पे हमारा कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि उनको कन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। तो 17,500 ये हो गया डिवेंचर होल्डर
ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन का रूल्स क्या है, सब पूरा कन्वर्जन नहीं होगा, ये पार्टली कन्वर्जन है, 20% कन्वर्ट होगा, बाकी 80% नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे कितने सारे डिवेंचर कन्वर्ट हो गए, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड, 17,500 का 20%, तो इसका वैल्यू आया हम लोग का 3,500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 3,500 डिवेंचर। 3,500 जो कन्वर्ट होगा उनको अगर पेमेंट करते तो 105 करके पेमेंट करना पड़ता, तो वो हो रहा था 3,67,500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 3,67,500 डिवाइडेड बाई ₹15, तो 24,500 शेयर्स, ठीक है। तो हम लोग को बस इतना ही करने बोला था कि कितने सारे शेयर्स जो है इशू करने पड़ेंगे, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पर हमें नंबर्स को भी कैलकुलेट करना है, साथ साथ उसका जर्नल एंट्री भी शायद करना पड़ेगा, हाँ जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, Libra Limited, a listed company, एक listed company है, recently made a public issue in respect of which the following information is available। तो Libra Limited जो एक listed company है, इन्होंने public issue किया है और उसका information दिया है। Number of partly convertible debenture issued 2 lakh, face value and issue price 100 per debenture। तो कंपनी ने 2 लाख डिवेंचर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू और इशू प्राइस है 100, मतलब पार पे ही इशू हुआ है। और ये कैसा डिवेंचर इशू किया है, टर्म्स कंडीशन बता दिया है कि इसके बदले हम लोग कन्वर्जन देंगे, लेकिन पार्टली कन्वर्जन है। देख लेते हैं कितना कन्वर्जन है। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, ठीक है, एक एक डिवेंचर का 60% कन्वर्ट होगा, 40% नहीं होगा। डेट ऑफ कन्वर्जन बता दिया है ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, ठीक है। जब इशू क्लोज हो जाएगा उसके बाद 6 month के अंदर ये कन्वर्जन हो जाएगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1/5/2001, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1/6/2001। कंपनी का इशू क्लोज हुआ है 1/5/2001 को और अलॉटमेंट किया है इन्होंने 1/6/2001 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इंटरेस्ट कब से देना स्टार्ट होगा, अलॉटमेंट होने के बाद से 15% रेट पे। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60, जो इक्विटी शेयर दिया जाएगा कन्वर्टेड डिवेंचर के बदले उसका वैल्यू रखा गया है 60, फेस वैल्यू 10 है, यानी इसमें प्रीमियम है 50 रुपीज, ठीक है। फेस वैल्यू अगर 10 है तो प्रीमियम 50 रुपीज है, जो शेयर दिया जाएगा उसका वैल्यू 60 रुपीज है, प्रीमियम 50 होगा क्योंकि फेस वैल्यू 10 है। अंडर राइटिंग कमीशन, अब ये क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन ये हो गया, पहले अंडर राइटिंग का भी एक चैप्टर था, अभी तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते। देखो अंडर राइटिंग का मतलब है वो कमीशन एजेंट जो शेयर बिकवाने का काम करते हैं और ये कंपनी को ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका शेयर बिकवाने का हम पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं बिकेगा तो हम खुद ही खरीद लेंगे, मतलब ये रिस्क टेकर है, ठीक है। इसके बदले इनको क्या मिलेगा, ब्रोकर है, कमीशन मिलेगा, कितना 2% मिलेगा, ठीक है। अब ये 2% कमीशन किस पे मिलता है, जितना शेयर इन्होंने बिकवाया उसके ऊपर नहीं, टोटल कंपनी का। जैसे मान लो कंपनी ने इन्हें 100 शेयर इशू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, अगर 100 शेयर ये पब्लिक को इशू करवा देते तो क्या इनको कमीशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि जब इन्होंने ये रिस्क लिया था कि हम लोग आपका 100 शेयर बिकवाएंगे, नहीं बिकेगा तो पूरा हम लोग ही खरीदेंगे, ठीक है। अब एक अंडर राइटर हो सकता है, मोर देन 1 अंडर राइटर भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में किसको पता कि कितना शेयर बिकेगा कितना नहीं बिकेगा, तो ये जो पूरा रिस्क लेते हैं कि एक भी अगर बचता है तो हम लोग लेंगे, अगर पूरा बचता है तो भी हम लोग लेंगे, इसीलिए इनको हमेशा कमीशन दिया जाता है जितना ये रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरे ये 2 लाख शेयर पे इनको कमीशन मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि जब शेयर 2 लाख डिवेंचर पे इनको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 लाख डिवेंचर को बिकवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर, कंपनी ने 2 लाख डिवेंचर इशू किया, बट 1,50,000 जो है अप्लाइड फॉर, मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो बाकी 50,000 कौन लेगा, अंडर राइटर लेगा। इसीलिए तो अंडर राइटर को अपॉइंट करके 2% का खर्चा कंपनी इनकट करवा रही है कि हम कमीशन एजेंट रखेंगे जो ये काम पूरा मुझे करके देंगे। अगर एक भी मेरा डिवेंचर नहीं बिकता है, इन दैट केस ये पूरा वो जितना शॉर्टफॉल होगा पूरा का पूरा ये खरीद लेंगे। तो अंडर राइटर 50,000 डिवेंचर जो है वो खरीद लेगा, क्योंकि 50,000 का शॉर्टफॉल हुआ है। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली, इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली पे किया जाता है डिवेंचर पे। डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो होगा ही, क्योंकि एक लोन होता है, वो भी 6 मंथ्स पे। ठीक है, तो 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब हम लोग को करने क्या बोला है, देखो यहाँ पर एंट्रीज करने बोला है इस क्वेश्चन में। Write the relevant journal entries for the transaction arising out of the above during the year ended 31st March 2002, including cash and bank entries. ठीक है, बस इतना ही बोला है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समरी बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बोला है, कब कौन सा डेट है वो देख लेते हैं। कंपनी ने 2 लाख डिवेंचर इशू किया है और 100 रुपीज वाला कन्वर्टेबल पोर्शन 60% है। 6 मंथ्स बाद कन्वर्जन हो जाएगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट है 1/5/2001। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/5/2001। ठीक है, ये है क्लोजर का डेट, ये है क्लोजर का डेट। ठीक है, फिर बोल रहा है अलॉटमेंट है 1/6/2001, अलॉटमेंट है 1/6/2001। अलॉटमेंट क्लोजर मतलब जब इशू डिवेंचर इशू करना बंद हो जाएगा, उसके बाद 1 मंथ बाद अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट डेट से पे होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली होता है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद सितंबर आएगा, है ना। तो जून के बाद अगर सितंबर आएगा तो 30 सितंबर 2001 ये हम लोग का एक इंटरेस्ट डेट होगा। और एक इंटरेस्ट डेट होगा 31 मार्च 2002 को, ये दूसरा इंटरेस्ट का डेट होगा। ये कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन ही तो हमें बता रहा है कि ये जो डिवेंचर इन्होंने इशू किया है, इस पे ये लोग साल में 2 बार इंटरेस्ट देने वाले, एक इंटरेस्ट देने वाले 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता दिया। ठीक है, अब ईयर तो हमें 2001 बोला, इसीलिए मैंने यहाँ 2001 लिखा, यहाँ 2002 लिखा। यानी हम लोग का ये ईयर जो है ये स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट मिल गया, क्योंकि ईयर एंड हम लोग का 31 मार्च है। वैसे भी कंपनी का कुछ ना बोले तो 31 मार्च को ही माना जाता है। कन्वर्जन कब होगा, बोला है 6 मंथ्स बाद, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू के बाद। तो इशू का क्लोजिंग डेट ये वाला, इसके 6 मंथ्स बाद बोल रहा है रिडेम्पशन होगा। ठीक है, सॉरी कन्वर्जन होगा। तो मुझे बताओ कन्वर्जन का डेट कौन सा होगा, कन्वर्जन का डेट कौन सा होगा, कन्वर्जन 60%। मुझे बताओ कन्वर्जन का डेट कौन सा होगा, 6 मंथ्स बाद होगा बोला है ना, इसके 6 मंथ्स बाद। तो कन्वर्जन का डेट कौन सा होगा, क्वेश्चन नहीं बताया है। ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, तो यहां से लेके यहाँ 6 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा, ये पूरा मई है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का कंप्लीशन 1 नवंबर 2001 को हम लोग का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन का डेट आ जाएगा। कन्वर्जन कितना होगा, 60% बोला है। ठीक है, तो लगभग मैंने सारा चीज लिख लिया है। देखो इशू हुआ है 2 लाख और फेस वैल्यू है 100 रुपीज करके। अच्छा, इंटरेस्ट 15% है, ये भी लिख ले, इंटरेस्ट हम लोग का है 15% करके। अच्छा, और कुछ बोला है क्वेश्चन में, कन्वर्जन अंडर राइटर को कमीशन देना है 2%, ये बताया है। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000। अच्छा, अब हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ
लिब्रा लिमिटेड। पहला पहला जर्नल एंट्री, अच्छा पहला जर्नल एंट्री कौन से डेट को होगा? पहला जर्नल एंट्री हम लोग का इशू वाला एंट्री हो जाएगा, मतलब कब इशू हुआ है 1/5 को। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है ना, इशू क्लोजर इस डेट को हो रहा है, मतलब पैसा भी इसी डेट को रिसीव हुआ होगा लास्ट हम लोग का, क्योंकि डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट यही वाला बता रहा है, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तो हमें कोई डेट दिया हुआ नहीं है, तो हम 1/5/2001 को लिखेंगे कि कंपनी को पैसा मिला। पब्लिक से कितना मिल रहा है 1,50,000, क्योंकि 1,50,000 सब्सक्राइब हुआ है डिवेंचर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। हमें वैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं बताया, तो हम लोग एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा दिखा देते हैं। अच्छा कितना 1,50,000 और डिवेंचर का वैल्यू कितना है, एक डिवेंचर का 100 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये इतना हो गया 1,50,00,000। ये क्या आ गया, ये हो गया एप्लीकेशन का पैसा मिला, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,50,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। हम लोग को ये पैसा मिला। अच्छा अब इसके बाद 1/6 को अलॉटमेंट होगा, ठीक है। जब अलॉटमेंट होगा, क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर सॉरी अंडर राइटर को अपॉइंट कर रखा है, तो कंपनी चाहेगी कि उसका पूरा का पूरा डिवेंचर ही इशू हो जाए, ठीक है। तो कंपनी पब्लिक ने जो इशू किया है, जो नहीं किया है वो अंडर राइटर करेगा। क्यों? क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर राइटर के साथ कंपनी का, कि अंडर राइटर कोशिश करेगा कि जितना पब्लिक को इशू करवाया जाए, अगर नहीं होगा तो उनको खरीदना पड़ेगा, तो 50,000 अंडर राइटर को खरीदना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अब अपना डिवेंचर अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 1,50,00,000, ठीक है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, क्यों? जैसे हम लोग डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर अकाउंट डेबिट करते हैं ना, तो कंपनी बोलेगी मेरा बाकी 50,000 डिवेंचर का पैसा हम अंडर राइटर से लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। कितना खरीदना पड़ेगा इनको, कितना शॉर्टफॉल हुआ है 50,000 का, क्योंकि 2 लाख में से 1,50,000 जो है पब्लिक ने लिया है, तो 50,000 अंडर राइटर को लेना पड़ेगा। 50,000 इंटू 100, यानी ये कितना हो जाएगा 50,4,5,6,0, मतलब 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। अंडर राइटर से ये पैसा मिलेगा और कंपनी ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देगी, डिवेंचर अकाउंट में, लोन अकाउंट में, टू 15% डिवेंचर। कितना हो जाएगा 2 करोड़, ठीक है। ये देखो ये ड्यू एंट्री हुआ, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट किया ना हम लोगों ने, अंडर राइटर से भी पेमेंट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अंडर राइटर को कंपनी को पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्या, कमीशन, ठीक है। मतलब अंडर राइटर एक जगह मेरा डेटर हो रहा है, एक जगह मेरा क्रेडिटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंडर राइटर से कंपनी 50,000 डिवेंचर का पैसा लेगी और अंडर राइटर को कंपनी को 2% कमीशन देना पड़ेगा। 2% कमीशन के हिसाब से जितना होगा वो देना पड़ेगा। यानी हम लोग ये चेक करेंगे कि नेट अंडर राइटर से हमें मिलेगा या फिर हमें ही अंडर राइटर को देना पड़ेगा, हमें यानी कंपनी, क्योंकि हम लोग कंपनी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये देखेंगे कि अंडर राइटर से तो हमें इतना मिलेगा। अब ये चेक करो कि अंडर राइटर को कितना कमीशन देना पड़ेगा। तो अंडर राइटर को कमीशन देना एक खर्चा होता है, तो एक्सपेंसेस डेबिट टू क्या हो जाएगा, अंडर राइटर। तो एक्सपेंसेस का नाम क्या है, कमीशन, तो ऐसे लिखो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। अब जैसे कि मैंने बोला कैसे कमीशन पे किया जाता है, कमीशन पे करने का, अच्छा यहाँ पर चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, यहाँ पर नरेशन मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देते, बीइंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 1,50,000 डिवेंचर टू पब्लिक एंड
and 50,000 to underwriter। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नरेशन। अच्छा, अब देखो कमीशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, हम लोग कितना कमीशन पे करेंगे, जितना इन्होंने रिस्क लिया था, इन्होंने स्टार्टिंग में तो 2 लाख डिवेंचर पे ही रिस्क लिया था, ठीक है। अब 1,50,000 पब्लिक ने ले लिया, अगर नहीं लेता तो ये लोग 2 लाख डिवेंचर ही खरीद लेते, यानी इनको हमेशा किस पे दिया जाएगा कमीशन, जितना ये रिस्क लेते हैं। तो रिस्क कितना था, 2 लाख डिवेंचर का था, 2 लाख इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर देखो कमीशन कैसे देना है कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग हमेशा कमीशन नॉर्मली इशू प्राइस पे ही होता है, ठीक है। कमीशन पेमेंट का रूल्स होता है कि इशू प्राइस पे होता है, क्योंकि डिवेंचर पार पे इशू हुआ है तो पार पे ही देंगे। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 2%, तो ये कितना हो जाएगा 2%, मतलब ये 100 कैंसिल आउट, यानी 4 लाख हो जाएगा, ठीक है, 4 लाख। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर, ये ड्यू हो गया, ठीक है। अब चेक करेंगे कि नेट क्या हो रहा है, अंडरराइटर के साथ हम लोग का नेट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। कंपनी देख रही है कि कंपनी को अंडरराइटर से मिलेगा 50 लाख और अंडरराइटर को पेमेंट करना पड़ेगा 4 लाख, यानी नेट करके अगर देखें तो 46 लाख कंपनी को अंडरराइटर से मिलेगा, ठीक है। तो अब नेट एंट्री कर दिया जाएगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किन से मिलेगा, उनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, मतलब डेबिट कर रखा होगा हम लोगों ने पहले, तो 2 अंडरराइटर हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये कैलकुलेशन, 50 लाख माइनस 4 लाख यानी 46 लाख, ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरराइटर से ये पूरा देखो इशू वाला पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया, हम लोगों ने अंडरराइटर को भी अपॉइंट किया था, पब्लिक से हमें 1,50,00,000 मिला, अंडरराइटर से बाकी पेमेंट मिला और अंडरराइटर का कमीशन के साथ एडजस्ट करके हम लोगों ने नेट पेमेंट दिखा दिया। यहाँ तक हम लोग का इशू कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और कन्वर्जन भी होगा, कन्वर्जन होगा 111 को। अच्छा, और हम लोगों का इंटरेस्ट का एंट्री भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये 30 सितंबर को इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1/6 में और कुछ बोला था, चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेट ऑफ अलॉटमेंट बता दिया है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक चीज करना पड़ेगा, क्या होगा, अब हम लोगों को ये कौन सा कंपनी था, देखो ये था हम लोगों का लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी का डीआरआर और डीआरआई का क्या रूल्स है, देखो लास्ट दिन मैंने ये रूल्स लिखवाया था ना तुम लोगों को कि अगर रिक्वायर्ड ऑफ डीआरआर और रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआरआई, ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला है ये कंपनी जो है ये एक हम लोगों का कौन सा कंपनी है, ये हम लोगों का लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी है तो क्या इसका डीआरआर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि डीआरआर बनता है सिर्फ अदर लिस्टेड कंपनी, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। डीआरआर किसका बनता है, अदर लिस्टेड कंपनी का, और लिस्टेड कंपनी और अदर लिस्टेड कंपनी का डीआरआर आई बनेगा, मतलब इसका डीआरआर नहीं बनेगा, देखो ये सारे प्रोविजंस याद रखने पड़ेंगे, डीआरआर नहीं बनेगा, DRRI बनेगा, ठीक है, DRRI बनेगा, और ये दोनों ही कैसे बनता है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर के ऊपर बनता है, जितना डिवेंचर होगा उसका 15% बनता है डीआरआरआई, जितना डिवेंचर होता है उसका 10% बनता है डीआरआर, लेकिन डीआरआर तो यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि ये अदर लिस्टेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि डीआरआर सिर्फ और सिर्फ किसका बनता है, अदर लिस्टेड कंपनी का, और लिस्टेड कंपनी और अदर लिस्टेड कंपनी दोनों के केस में डीआरआर आई बनता है, ठीक है। और ये कब बनाना पड़ेगा, इशू के बाद ही हमें ये बना लेना पड़ेगा। अलॉटमेंट हम लोगों ने कर दिया, यानी कंफर्म हो गया कि हम लोग कितना डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर आई, अगर यहाँ पर डीआरआर होता तो वो भी बनाते,
तो 16/2001 में हम लोग बनाएंगे DRRI। तो यहाँ पर हो जाएगा, पूरा नाम लिख लेते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ता है कितना, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर कितना है, डिवेंचर का वैल्यू देखो कितना है, 2 लाख इंटू 100, इसका 15%। ठीक है, इसका 15% हमें, अच्छा अब हाँ, यहाँ पर और एक बात भी है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%। अगर 60% डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इनको हम लोग शेयर या डिवेंचर इशू करने वाले हैं, तो क्या हम लोग को DRRI कितने डिवेंचर के लिए बनाना पड़ेगा, सोचो। DRRI ये कब बनता है, DRRI मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है, ये हम लोग उतना ही बनाएंगे ना जितना डिवेंचर को हम लोग रीपे करेंगे कैश में। जिनको कन्वर्ट करेंगे मतलब शेयर दे देंगे, उनके लिए DRI का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर 60% मेरा यहाँ पर कन्वर्टेबल पोर्शन है, तो मुझे 40% के लिए, सिर्फ और सिर्फ 40% के लिए DRI बनाना पड़ेगा। देखो ये भी मैंने लिखवाया था, यहाँ पर कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए DRI नहीं बनेगा, यहाँ पर लिखवाया था शायद। इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कि ये वाला है, 60% कन्वर्टेबल है, 40% नहीं है, DRR शैल बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, तो ये DRR का लिखवाया था कि DRR किसके लिए बनता है, जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए बनेगा। और DRRI के केस में क्या हो जाएगा, जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए बनेगा। यहाँ पर DRR के लिए भी वही होगा, DRRI के लिए भी वही होगा। क्यों, जो कन्वर्टेबल है उनको तो शेयर मिलेगा, तो उनके लिए कुछ रिजर्व क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट परचेस करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके लिए ही करना पड़ेगा जो कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 40% कन्वर्टेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 40% के लिए क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो 60% कन्वर्टेबल है उनको तो शेयर देंगे ना, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट खरीदने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 100, चेक करते हैं, 2 लाख इंटू 100 इंटू 15%, ये हमें करना पड़ता। लेकिन क्योंकि कन्वर्टेबल 60% है, तो बस 40% बनाएंगे तो ही हो जाएगा, मतलब 12 लाख। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, हमें फुल्ली 100% बनाना नहीं है। पहला बात है, क्या क्या याद रखना पड़ेगा, पहले तो ये याद रखो कि लिस्टेड कंपनी है तो इसका DRR नहीं बनेगा, DRI बनेगा। और रेट क्या है, DRR का 10%, DRI का 15%, 15% और 10% ऑफ व्हाट, जो वैल्यू ऑफ डिवेंचर है। तो ये देखो, ये वैल्यू ऑफ डिवेंचर है, इस पे बनना चाहिए। लेकिन जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसमें तो शेयर जाएगा, फिर उसके रिगार्डिंग हमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह परचेस करने का जरूरत नहीं होता है। तो जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसी के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड फॉर रिडेम्पशन, क्योंकि इनको ही पैसा देना पड़ेगा, तो इनके लिए ही हम लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है कि फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे और इससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग इनको पे कर देंगे। ठीक है, अब जो 60% कन्वर्ट होने वाला है उनको तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनको शेयर देंगे तो काम खत्म। उनको शेयर देंगे तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट खरीदने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी खरीद लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट का एंट्री कर लेते हैं। 30 सितंबर 2001, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो जाएगा वैल्यू, तो डिवेंचर कितना है, डिवेंचर हम लोग का है 2 लाख, और फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है इनटू 100, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 15%। ठीक है, अच्छा अब
इंटरेस्ट कब से कब तक का दिया जाएगा पहला बार वो बता दिया था। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके जिस दिन इंटरेस्ट डेट होगा, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट कौन सा था चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, ये देखो डेट ऑफ अलॉटमेंट कौन सा है। डेट ऑफ अलॉटमेंट ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 3 मंथ्स का हम लोग का यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। जुलाई नहीं है, ये जून है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, अच्छा 4 मंथ्स होगा, ये 16 है। ठीक है, तो 4 मंथ्स का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया है कि अलॉटमेंट के बाद से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब पहला इंटरेस्ट का डेट आएगा। तो 4/12 देख लेते कितना होगा। ये हो गया 2 लाख इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा 15% से। ये हो गया 3, 15/3 इंटू 2 लाख, चेक करते हैं। अच्छा, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बीइंग इंटरेस्ट paid on debenture for 4 months at the rate of 15% on rupees इतना। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट, मतलब 30 सितंबर तक हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन डेट आ रहा है। कन्वर्जन डेट कब आ रहा है, 1 नवंबर को। ठीक है, कन्वर्जन आ रहा है, और कन्वर्जन के बदले हम लोग दे क्या रहे हैं, उनको शेयर देंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कन्वर्जन का पहले एंट्री लिख लेते हैं। कन्वर्जन का एंट्री हो जाएगा 1 नवंबर को। तो कन्वर्ट हो जाएगा 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और हम लोग प्रीमियम में शेयर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 60 में इशू का 60 रुपीज का शेयर देंगे जिसका फेस वैल्यू है 10। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से एंट्री होगा, 10 रुपीज से। इक्विटी शेयर कैपिटल का 50 रुपीज से होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स भी तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, जस्ट ये हम लोग का वर्किंग नोट हो जाएगा। हमें वर्किंग नोट करके ये बताना पड़ेगा कि कितने शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम लोग करके देखो हो रहा है कि नहीं। हम तब तक यहाँ पर एक बार नैरेशन लिख लेते, फिर वर्किंग नोट बना के देते। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो हो रहा है कि नहीं। Being conversion of 60% of debenture into share of ₹60 each, फेस वैल्यू 10। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कितना हम लोग का कन्वर्जन होगा, और एक एंट्री होगा, उसका एक जगह रख के हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन कितना होगा, 60%। तो कन्वर्जन 60% ऑफ 2 लाख, नंबर के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर सी पहले लिख लेते हैं। 60% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000 का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्टेबल पर डिवेंचर। अच्छा, अब हम लोग को बोला है 1,20,000, इनको हम लोगों को इसका वैल्यू क्या है, मतलब 1,20,000 डिवेंचर वाले को जो हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, एक्चुअली उसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, जो कन्वर्जन हो रहा है उसका मॉनिटरी वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू, यहाँ पर कितना करके कन्वर्जन होगा, 100 डिवेंचर है, और जब रीपे होगा तब कितना दिया जाएगा ये बताया गया था क्या, चेक करते हैं। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर,
इशू प्राइस 100 बोला है. पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड, कन्वर्टेबल पोर्शन 60% ऑन एक्सपायरी, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, डेट ऑफ अलॉटमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन. अच्छा, यहाँ पर हमें ये तो बोला ही नहीं है कि कन्वर्जन कैसे होगा, पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा, तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे कि पार पे ही होगा, यानी 100 रुपीज करके ही हमें देना पड़ेगा. तो ये वैल्यू हो जाएगा 1,20,00,000. ठीक है, 1,20,00,000 इतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स अलॉट होगा. अगर एक शेयर्स का वैल्यू 60 रुपीज है, मतलब किसी डिवेंचर होल्डर को अगर 60 रुपीज देना होगा तो उनको एक शेयर दे देंगे. अगर हमें टोटल में 1,20,00,000 रुपीज डिवेंचर होल्डर को देना है तो 60 रुपीज के हिसाब से हमें कितने सारे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. तो ये हो गया 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 जीरो हो जाएगा, मतलब 2 लाख. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 2 लाख शेयर्स जो है इशू करना पड़ेगा. अच्छा, अब 2 लाख शेयर्स का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हो गया इंटू 2 लाख, ये भी हो गया इंटू 2 लाख. तो 2 लाख इंटू 10, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 20 लाख. ठीक है, ओ मैंने प्रीमियम, ये देखो मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा कैपिटल और प्रीमियम तो 50 होगा. तुम लोगों ने भी नहीं बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल इसका फेस वैल्यू 10 है ना, तो ये हो गया 20 लाख. और ये हो गया 50 इंटू 2 मतलब 100 लाख. अच्छा, और ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला 1,20,00,000. इंटू 100, सॉरी 100 नहीं, इंटू 60. ये हम लोगों ने कन्वर्जन पोर्शन निकाल लिया. और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन तो सबका नहीं हुआ, 60% हुआ. तो 31 मार्च 2002 को फिर से बाकी बचे हुए लोगों का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 31 मार्च 2002. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 2002 को हम लोग इंटरेस्ट देंगे. तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक being interest paid on डिवेंचर एट द रेट ऑफ 15%. अच्छा, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट हमें देखना था. देखो हम लोग यहाँ पर पहला इंटरेस्ट दिए थे यहाँ से यहाँ इंटरेस्ट डेट पे, नेक्स्ट इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं यहाँ पर देंगे. लेकिन ये जो कन्वर्जन हुआ बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ, तो जिनका कन्वर्जन हो गया डिवेंचर का, उनको भी इस पीरियड का तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इस पीरियड में तो वो डिवेंचर ही थे. इस पीरियड के बाद ये लोग ऑब्वियसली ये शेयर होल्डर हो जाएंगे. यहाँ पर जो कन्वर्जन हो गया उसके बाद ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर हो जा रहे, कितने 60%, बाकी नहीं. बाकियों को तो यहाँ से यहाँ तक का 40% डिवेंचर वालों को तो यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स होता है, देख सकते हो सितंबर एंड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च. ठीक है, लेकिन ये जो कन्वर्जन हुआ 60% का, ठीक है, यानी कि कुछ 1,20,000 का, तो 60% का जो कन्वर्जन हुआ उनका डिवेंचर का जो रोल था वो यहाँ से यहाँ तक था, वो कितना होगा, सितंबर खत्म था, अक्टूबर का 1 तारीख, मतलब पूरा 1 मंथ. ठीक है, तो इनको 1 मंथ का मिलना चाहिए, इनको 1 मंथ का मिलना चाहिए. मतलब हमें कुछ डिवेंचर का 6 मंथ्स का दिखाना पड़ेगा, कुछ यानी 40% का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, और बाकी जिनका कन्वर्जन हो गया उनको 1 मंथ का इंटरेस्ट का ड्यू दिखाना पड़ेगा, मतलब पेमेंट दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम एक वर्किंग नोट बना के यहाँ पर दिखा देते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2 बना के दिखा देते हैं. कैलकुलेशन ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट. तो यहाँ पर 2 लाख का जो 40% है इंटू
100, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा इशू प्राइस पे दिया जाता है। 2 लाख का 40% जो कन्वर्ट नहीं हुआ, 100 इंटू 15%, ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस पे 6 मंथ्स का जाएगा। ये देखो 2 लाख डिवेंचर, लेकिन 40% पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का, इसीलिए 6/12, ये है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है फेस वैल्यू। तो 2 लाख, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 40%, मतलब ये 100 कैंसिल, 2 लाख इंटू 40 इंटू 15%, 2 लाख इंटू 40 इंटू 15%, 2 लाख इंटू 40 इंटू 15%, और 6/12 यानी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो इस पे मिलेगा 6 लाख, और बाकी 2 लाख का जो कन्वर्जन हो गया था 60%, उनको भी 100 रुपीज के ऊपर 15% डिवेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, लेकिन 1 मंथ का मिलेगा, क्योंकि उनका फर्स्ट बार इंटरेस्ट मिलने के बाद बाकी 1 मंथ ऐसा टाइम पीरियड था जब वो डिवेंचर के तौर पे थे, उसके बाद उन्होंने अपना कन्वर्जन होने के बाद वो शेयर बन चुका है। ठीक है, मतलब वो शेयर होल्डर बन चुके, तो उनको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। तो 2 लाख इंटू 60% इंटू 100 into 60% into 100 into 15% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाता है 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1,50,000, तो टोटल हो जाएगा 7,50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 7,50,000। यहाँ पर लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चाहे तो और एक एंट्री भी कर सकते हैं। और एक एंट्री क्या होगा, हम लोग अगर अंडर राइटर का कमीशन और ये दोनों अगर हम लोग पीएल में ट्रांसफर करना चाहे तो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाहो तो दिखा सकते हो, 31 मार्च 2002 में और एक एंट्री कर सकते हो। पीएल अकाउंट डेबिट, अगर चाहो तो कर सकते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट टू अंडर राइटर कमीशन। ठीक है, अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये देखो इंटरेस्ट कितना था, यहाँ पर है 10 लाख, अच्छा 10 लाख, और यहाँ पर 7,50,000, मतलब 17,50,000, 17,50,000। और अंडर राइटर का कमीशन, ये भी एक्सपेंसेस है, इसे भी हम लोग पीएल में क्लोज कर सकते हैं। अंडर राइटर का कमीशन कहाँ गया, ये वाला अंडर राइटर का कमीशन, हम लोग का नेट उनसे पेमेंट मिल गया है। कमीशन अकाउंट ये है 4 लाख। ठीक है, ये 4 लाख दिख रहा है कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन क्लोज नहीं हुआ है, इसको पीएल में क्लोज कर देंगे तो 4 लाख दिखेगा। 4 लाख, ये टोटल कर लो, 4 लाख और 17,50,000, 17, 18, 19, 20, 21, 21,50,000। ठीक है, अगर चाहे तो हम लोग ईयर एंड में ये वाला दिखा सकते हैं कि ये पीएल में चला गया। अच्छा, ये वाला भी हो गया हम लोग का। अच्छा, ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर ये कौन सा बोला है, ये भी दूसरा है। ठीक है, ये दूसरे मेथड्स का है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस मेथड का है कन्वर्जन का, वो देख लेते हैं। ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है illustration 6। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC। ठीक है, तो हम लोग को पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका DRR और DRI बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देख लेते हैं, उसका रूल्स भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोला है, शेयर होल्डर्स फंड बोला है, शेयर कैपिटल इसका 1 दे रखा है, मतलब हमें नोट्स में जाके देखना पड़ेगा क्या है। शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर है, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। रिजर्व सरप्लस में 0.2 दे रखा है, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, पीएल है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अगर बना हुआ है तो हम लोग को पता है कि इसका मतलब कौन सा कंपनी
डीआरआर बना सकती है। किस तरह का कंपनी डीआरआर बना सकती है? अदर लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अदर लिस्टेड कंपनी मतलब कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है। अदर लिस्टेड कंपनी मतलब ये वाला होता है। तो ये बना हुआ है। अच्छा, तो हम लोग को सिर्फ देखना चाहिए कि कितना बनाना चाहिए, उतना बना हुआ है कि नहीं। तो जितना भी डिवेंचर इशू होता है उसका 10% बना हुआ होना चाहिए। देखते हैं कितना डिवेंचर इशू है। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग दिख रहा है। अब हम लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये पूरा डिवेंचर है कि कुछ और है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में चलते हैं। ये डिवेंचर इतना है, ठीक है। अब इसका 10% होना चाहिए हम लोग का डीआरआर, ठीक है। इसका 10%, तो इसका 10% कर लो तो 10/100, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 लाख। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख की बना हुआ है, ठीक है। तो हमें कुछ भी इसको और मतलब इसमें और अमाउंट जो है ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं होगा। जितना बनना चाहिए उतना बना हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं कि और क्या क्या है। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो अभी हम लोगों ने देखा, डिवेंचर है। अदर करेंट लाइबिलिटी है 1,25,00,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 1,60,00,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या है। ये देखो, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होगा ये, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट होगा। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना है? 15 लाख है। 15% होना चाहिए। देख लेते हैं डिवेंचर कितना है। डिवेंचर है हम लोगों का 1 करोड़। 1 करोड़ का 15%, 15 लाख ही होगा। सही बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना जितना डीआरआर और डीआरआई बनना चाहिए उतना बना हुआ है। और कंपनी कैसा था? कंपनी था हम लोगों का यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, ठीक है। तो ये इससे यहाँ पर हम लोगों ने देख भी लिया है कि ये अगर अदर लिस्टेड कंपनी है तो उसका डीआरआर और डीआरआरआई दोनों ही बनेगा, ठीक है। दोनों ही बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला इसीलिए बना हुआ है। वैसे भी देखो यहाँ पर जब बना के दे दिया है तो अगर बाई चांस भूल भी जाते हो, इसका वैसे प्रोविजन याद रखना चाहिए। अगर भूल भी जाते हो तो यहाँ बना हुआ है, मतलब रिक्वायरमेंट है तभी बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है? द डिवेंचर आर ड्यू फॉर द रिडेम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2001। डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा 1 अप्रैल 2001 का। द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड, जब डिवेंचर इशू हुआ था तभी इसका टर्म्स कंडीशंस बता दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब डिवेंचर को पर डिवेंचर पे 5 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। और डिवेंचर का वैल्यू कितना था? ये देखो 100 था, मतलब इशू प्राइस था 100 और इसका रिडेम्पशन प्राइस हो जाएगा 105, ठीक है। ये टर्म जो है ये इशू के टाइम पे बता दिया। एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15.75 पर शेयर एंड द पेमेंट इन कैश, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया है? जिसके पास भी जितना डिवेंचर होगा उसका 20% कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर किसी के पास नंबर ऑफ डिवेंचर 100 है तो उनका 20 डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा और 80 कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि पार्टली कन्वर्टेबल है, ठीक है। अच्छा, और बोला है जो शेयर दिया जाएगा कन्वर्शन के बदले इक्विटी शेयर दिया जाएगा और उस इक्विटी शेयर का एक एक शेयर का वैल्यू होगा 15.75 करके और बाकी पेमेंट कैश में कर दिया जाएगा। मतलब ये 20 डिवेंचर का कन्वर्जन के अगेंस्ट में जितना इक्विटी शेयर होगा उसका वैल्यू 15.75 करके लगाया जाएगा और बाकी का पेमेंट कैश में कर दिया जाएगा। मतलब 80 डिवेंचर का पेमेंट हो जाएगा 80 इंटू 105 करके, ठीक है। और ये 20 इंटू 105 का पेमेंट नहीं करके इसके इक्विवेलेंट शेयर इशू कर दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या बताया है? एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर, 100 डिवेंचर होल्डर, ठीक है। मतलब 100 लोगों का बात हो रहा है जिनके पास टोटल कितना डिवेंचर था? 25,000 डिवेंचर था, ठीक है। द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। इनके अलावा बाकी सब ने कन्वर्जन वाला ऑप्शन लिया हुआ है। द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया। बेचना भी पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो इसीलिए खरीदा जाता है डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया और पार में बेचा गया और उसके बाद इससे पैसे मिले, ठीक है। तो उसको पेमेंट करेंगे, जो पैसा मिला उसका पेमेंट होगा। किनको पेमेंट होगा? पहला बात है जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं लिया उनको पेमेंट करना पड़ेगा और जो पार्टली कन्वर्टेबल का था उसमें भी जो 80% कन्वर्ट नहीं हो रहा है उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल द ट्रांजैक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 अप्रैल 2001, सारे ट्रांजैक्शन को 1 अप्रैल 2001 में ही कर दिया गया है, ठीक है। हम लोगों को क्या करने बोला होगा? एंट्री करने बोला होगा या फिर कुछ और, देखते हैं।
अच्छा, हमें बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करने बोला है कि redraft the balance sheet of the company as on 1st April 2001 after giving effect to the redemption. ठीक है, रिडम्पशन होने के बाद बैलेंस शीट कैसे हालत में है उसका रीड्राफ्टिंग करने बोला है. सो योर कैलकुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट का कैलकुलेशन दिखाओ और इक्विटी शेयर कितना सारा अलॉट होगा वो भी दिखाओ. वो तो दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट कैसे करेंगे. तो यहाँ पर मेन सोल्यूशन जो है बैलेंस शीट को फिर से हमें प्रिपेयर करके इनको देना है. ठीक है, ये मेन सोल्यूशन है. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा. अच्छा, पहले ना हम वर्किंग नोट बना लेते हैं. यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1 कि कितने सारे शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे. इलास्ट्रेशन 6, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ shares to be allotted. तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर. नंबर ऑफ डिवेंचर यहां मिलेगा. नंबर ऑफ डिवेंचर है 1 लाख. अच्छा, इसमें से कुछ है जो कि कन्वर्जन नहीं करवाना चाहते. ऐसे भी कुछ डिवेंचर होल्डर है. किन्होंने कन्वर्जन नहीं करवाए यहाँ लिखा हुआ है. एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन. मतलब 25,000 का कन्वर्जन नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर फॉर विच कन्वर्जन ऑप्शन इज नॉट ऑप्टेड. नॉट ऑप्ट. ठीक है, तो कितना हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं 75,000. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पार्टली कन्वर्टेबल है यहाँ पर बता दिया है 20% कन्वर्ट करवा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ कन्वर्जन 75,000 इंटू 20%. तो ये कितना हो जाएगा 15,000. ठीक है, इतना सारा कन्वर्जन हम लोग करवा सकते हैं. तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा या फिर रिडम्पशन वैल्यू, जो भी बोल सकते हो. कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा. तो 15,000 डिवेंचर होल्डर को पैसे देने के जगह हम लोग शेयर दे देंगे. लेकिन वैल्यू कैसे किया जाएगा. जितना पेमेंट इनको मिलना चाहिए था उतना ही मिलेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर मिलेगा. तो इनको 105 रुपए करके मिलने चाहिए. कन्वर्जन वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 डिवेंचर इंटू 105 करके. ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होता है 15,000 इंटू 105, 15,75,000. इतना पैसा देने की जगह इतने वैल्यूएशन का शेयर दे देंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड. कितना शेयर देना पड़ेगा. अब शेयर का वैल्यू क्या लगाया गया है देखो. अगर किसी को 15.75 रुपीज देना है तो एक शेयर देने से होगा. और अगर पूरा इतना है, कंपनी को अगर इतना पेमेंट करना है वो भी इन टर्म्स ऑफ शेयर में, तो कितना हो जाएगा 15.75 से डिवाइड करना पड़ेगा. 1 लाख. ठीक है, तो 1 लाख शेयर इशू करना पड़ेगा. अच्छा, ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया 1 लाख शेयर्स. और कितना करके है 1 लाख शेयर ऑफ 15.75. अच्छा, इसको यहाँ तक ही रखते हैं एक बार. इसका तो हम लोग का वर्किंग नोट चल रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे कि बाकी कितना पेमेंट करना है. देखो यहाँ पर हमें पार्ट बता भी दिया था क्या क्या कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड कर लिया, और कैश पेमेंट कितना होगा. अब देख लेते हैं कैश पेमेंट कितना होगा. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड.
अच्छा, कितना कैश देना पड़ेगा यहाँ पर चेक करते हैं। टोटल डिवेंचर कितना था, 1 लाख। टोटल डिवेंचर था 1 लाख। अच्छा, इसमें से कन्वर्जन नहीं किया है 25,000 ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कन्वर्जन कितना हो गया, 15,000। तो जो कन्वर्जन हो गया उसके लिए शेयर नहीं देना पड़ेगा, सॉरी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बाकी सभी को पैसा देना पड़ेगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन हटा देते हैं यहाँ से, 15,000 डिवेंचर्स के बदले शेयर चला जाएगा। मतलब जिनको पेमेंट करना पड़ेगा वो हो जाएगा यहाँ पर 85,000 डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं बैलेंस टू बी पेड। बैलेंस जितना है इनको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगा 85,000 इंटू 105 करके पहले ही बता दिया गया था ना, 5 रुपए प्रीमियम के साथ पे करेंगे। तो 85,000 इंटू 105, तो ये हो गया 89,25,000 रुपीज। 89,25,000 ये हो गया बस। और हमें कुछ नहीं करना है वर्किंग नोट में। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी दिखाना है दिखाएंगे। बैलेंस शीट को हमें रीड्राफ्ट करना है ना, तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे जो भी दिखाना है। अच्छा, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देख देख के हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पर कंपनी का नाम देख लो कैसे लिखना पड़ेगा। कन्वर्टेबल लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल में हमें बोला था पूरा जो भी कैलकुलेशन है कर लेना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 विदाउट एनी लैग, ठीक है। 2001 में ही हमारा सारा चीज प्रिपेयर हो जाना चाहिए। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसका नोट्स बनेगा, इसका नोट नंबर 1 हो जाएगा, इसका नोट नंबर 2 होगा। ये सब में नोट्स इसीलिए बनेगा क्योंकि शेयर कैपिटल में चेंजेस आएगा। हम लोगों ने शेयर इशू किया है 1 लाख, तो शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा। रिजर्व सरप्लस में भी चेंजेस आएगा क्योंकि हम लोग जब रिडेम्पशन कर देते हैं तो क्रिएटेड डीआरआर जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखो मैंने लास्ट दिन लिखवा दिया था कि जितना हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे उसके रिगार्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, उतना हम लोग का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कहां पर लिखा हुआ था, दिखा देते, रुको। ये देखो, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बैलेंस ऑफ डीआरआर इज ट्रांसफर्ड टू जीआर, ठीक है। जितना रिडेम्पशन हो जाएगा उतना जीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और कुछ होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा, हम लोग मेन जो हम लोगों का बैलेंस शीट है उसमें जाएंगे। देखो उसमें भी हमारा 2 ही पॉइंट है, तो और तो एडिशन तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ये वाला लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या था, डिवेंचर के अलावा कुछ अगर था तो ही लिखना पड़ेगा। नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर दिया है और तो कुछ नहीं दिया है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका भी नोट बना के दिखा देंगे। फिर थर्ड नंबर पे हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। और तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर हम लोगों का। ये फोर्थ नंबर कर देते हैं, यहाँ पर टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड हो जाएगा एसेट साइड, एसेट्स। एसेट्स में इसको 1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेट्स में क्या क्या रहेगा? नॉन करेंट एसेट रहेगा। नॉन करेंट एसेट में पीपीई और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। इसका नोट्स का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है कि पीपी में कोई भी चेंजेस है, तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा, तो नोट्स का जरूरत नहीं होगा। कॉलम तो जरूर बनेगा, नोट्स नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट वाला कॉलम। यहाँ नहीं आएगा वैल्यू, अभी भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1,60,00,000 क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। पीपी के बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें चेंजेस होगा, सेल हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये नोट्स नंबर हो जाएगा हम लोग का 5। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट। करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट। यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि हम लोग का आंसर का ही पार्ट होता है। नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल पहले कितना था? देखो 5 लाख शेयर कैपिटल था और 10 ईच फुल्ली पेड वाला था। अभी हम लोगों ने और भी 1 लाख शेयर देखो इशू किया है, कन्वर्जन किया है, ठीक है, मतलब डिवेंचर के कन्वर्जन में 1 लाख शेयर इशू हुआ है, तो टोटल 6 लाख इक्विटी शेयर हो जाएगा, ठीक है। 6 लाख इक्विटी शेयर, पहले 5 लाख था, 1 लाख और भी इशू हुआ, 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। अब ये भी 10 वाला है, ये कैसे पता चलेगा? वैसे तो इस शेयर का टोटल वैल्यू हम लोग को बताया था 15.75, ठीक है। हमें फेस वैल्यू कुछ नहीं बताया, लेकिन हमेशा अगर कुछ नहीं बताता है तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 होता है, तो 10 रुपीज करके मानेंगे, तो ये 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 लाख। अच्छा, सेकंड आ जाएगा हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसको यहाँ पर 60 लाख पुट भी कर सकते हैं। अब हम लोग रिजर्व सरप्लस का अकाउंटिंग करेंगे। तो रिजर्व सरप्लस पहले से क्या था और क्या क्या चेंजेस होगा? जनरल रिजर्व था 90 लाख, तो ये लिख देते हैं जनरल रिजर्व 90 लाख, 90 लाख। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि जितना डिवेंचर रिडीम हो जाता है उतना डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एंट्री होगा डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो डीआरआर में कितना था? डीआरआर में हम लोग का 10 लाख था, तो ये 10 लाख ऐड हो जाएगा,
जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरा डिवेंचर ही रिडीम हो रहा है ना, तो जितना रिडीम होता है उतना डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐड करके लिखना पड़ेगा डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डीआरआर कितना बना हुआ था? 10 लाख। ये हो गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, ये भी लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख। ये जैसा था वैसा लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख। अच्छा, और टोटल कितना हो जाएगा फिर? 10 लाख, और ये 90 और 10 और 10 20 और 90, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। ये टोटल करने से हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। अच्छा, अब डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम हुआ था, ठीक है, डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम हुआ था, और प्रीमियम पे रिडीम होने से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम का पैसा जब हम लोग देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व का जो वैल्यू है वो कम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये देखो, मैंने जब एंट्री लिखवाया था ना रिडेम्पशन का, ये देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर होता है तो हम लोग को कहां से लेना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोल के दिखाना पड़ेगा ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और प्रीमियम पे रिडीम होगा तो हम लोग का रिजर्व कम होगा। तो कितना प्रीमियम है? 5 रुपीज एक एक डिवेंचर पे। और कितना डिवेंचर हम लोग रिडीम कर रहे हैं? टोटल हम लोगों ने डिवेंचर रिडीम किया है कितना? यहाँ पर डिवेंचर कितना था? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख डिवेंचर पे 5 रुपीज करके, यानी 5 लाख का प्रीमियम हम लोगों को भरना पड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख लेस हो जाएगा, 5 लाख लेस होने से आ जाएगा यहाँ पर 1 करोड़ 5 लाख। अच्छा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी एक प्रीमियम बना है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका एंट्री करोगे तो तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंट्री करने नहीं बोला है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के थ्रू से ही दिखा रहे हैं। जब हम लोगों ने शेयर इशू किया है तब हम लोगों ने प्रीमियम वाला शेयर इशू किया है, तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जनरेट हुआ होगा जब हम लोगों ने ये कन्वर्जन एंट्री पास किया होगा। तो 1 लाख इक्विटी शेयर पे हम लोगों को सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ है। तो 1 लाख पे कितना जनरेट होगा? शेयर का वैल्यू था 15.75, अगर इस शेयर में 10 रुपीज हम लोगों का फेस वैल्यू है तो 5.75 पर शेयर पे प्रीमियम जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.75, ठीक है। तो 5.75 का मतलब 5,75,000 हो जाएगा। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया 10 लाख और 5 लाख, मतलब ये कितना हो गया? ये है 5 लाख और ये 5 लाख, 10 लाख 10,75,000, मतलब 1 करोड़। ये कितना हो जाएगा? 1, ये माइनस करने के बाद मेरा आ रहा है 105 और 50, ऐड कर लेते हैं 105 और 50 प्लस 575 और 30, मतलब 5,75,000। 110 मतलब 1 करोड़ 10,75,000, 1 करोड़ 10,75,000, ठीक है। ये हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू, 1,10,75, 1 लाख 1 करोड़ 10,75,000, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर के अलावा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और तो कुछ था नहीं। तो ये डिवेंचर तो हट गया हमारा। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो, जो डिवेंचर था 13.5%, नहीं ये रहेगा, सॉरी ये क्यों रहेगा 13.5%, ये चला गया। ये डिवेंचर तो यही तो रिडीम किया, मुझे लगा अलग और भी डिवेंचर है, नहीं यही वाला था 1 लाख वाला, बस और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला हम लोग का चला गया, तो इस पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाला अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ पर आएगा ही नहीं, इसको भी हटा दो, चाहो तो इसको भी हटा दो, क्योंकि ये पॉइंट तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, इसका कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर था सिर्फ, और डिवेंचर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये वाला लिख लेते हैं। अदर करंट लाइबिलिटी में देखते हैं क्या है। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है?
वो लिख लेते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटीज में है 1,25,00,000 लिख लेते हैं। इसका कोई नोट्स बनाने का भी जरूरत नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हम लोग भी डायरेक्टली लिख देते हैं, उसका कोई बाइफर्केशन तो दिया नहीं है। 1,25,00,000 1,25,00,000 ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल बैलेंस शीट का वैल्यू पता चल जाएगा। 1,25,00,000 और ये हो गया 60 लाख, मतलब 1,85,00,000 ऐड कर लेते हैं। 1,85,00,000 2,95,75,000 ठीक है, ये लिख लेते हैं। 2,95,75,000। हाँ, अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। अच्छा, इसका नोट्स नंबर फिर बदल जाएगा क्योंकि वहां हम लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, तो 1 2 और यहाँ पर ये बन गया हम लोग का 3 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और ये हो जाएगा। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं क्या है। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर चेक करते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, तो ये तो बिक जाएगा क्योंकि हम लोग को पता है कि डिवेंचर जब रिडीम करेंगे तो हम लोग का डीआरआर जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सेल हो जाएगा। ठीक है, पार पे सेल हुआ है तो प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है। अगर प्रॉफिट लॉस होता ना तो यहाँ पर एडजस्ट भी करना पड़ता। हम लोग जो पीएल बना रहे थे ना, वहां पर हमें एडजस्ट करके दिखाना पड़ता अगर कुछ प्रॉफिट लॉस होता। वैसा भी कुछ नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग का बेकार है, इसका भी कोई काम नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे फोर्थ, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फोर्थ नंबर। पहले कितना था और कैश कितना आया, तो पहले कैश हम लोग का कितना था वो यहाँ पर देख के पता चलेगा। 75 लाख कैश, 75 लाख ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे सेल ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट था हम लोगों का 15 लाख का। तो कैश आया, तो टोटल कैश कितना बन जाएगा? 90 लाख। यहां से लेस कर देंगे पेड टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे वो लेस हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर को कितना कैश देना पड़ेगा वो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। 89,25,000 माइनस कर देते हैं। 89,25,000 तो कितना बचेगा? 75,000। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच रहा है 75,000, फोर्थ नंबर। ठीक है, और अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट में क्या है? अदर करेंट एसेट है 2 करोड़। ठीक है, तो बी पॉइंट में लिख देते, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते 2 करोड़ ही है। 2 और ये 3 4 5 6 जीरो है। छह है कि 7 है? 2 4 3 7 7 जीरो, तब होगा 2 करोड़। 2 करोड़ और ये हो गया 1,60,00,000, मतलब 3,60,00,000 प्लस 75,000। 3,60,00,000 60,00,000 प्लस 75, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 3,60,75,000। 3,60,75,000 3,60,75,000। लेकिन मेरा टैली तो नहीं हुआ, ये 2,95,75,000 है। अच्छा, ओ अच्छा, यहाँ पर शायद ये एक अदर लोन था,
ये रहा। अच्छा, ये डिवेंचर का डिटेल्स दे रखा है। ये अदर लोन है नीचे 65 लाख, वो मैंने नहीं लिखा। ये देखो डिवेंचर है, उसके नीचे 65 लाख है। अदर लोन एक था 65 लाख, यहाँ पर वो आएगा, मैंने लिखा नहीं। ये देखो, ये रहना चाहिए था, मैंने बेकार में हटा दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने एक्चुअली। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है ना, यहाँ पर लिखते हैं, फिर से लिख लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, मुझे लगा सिर्फ डिवेंचर है, डिवेंचर नहीं है, एक अदर लोन बोल के है। लॉन्ग टर्म बोरिंग और यहाँ पर हो जाएगा अदर लोन। तो ये एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 में जाना चाहिए। अब जगह तो है नहीं, एक काम करते हैं हम यहाँ पर अदर लोन बोल के डायरेक्टली लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स बनाने से फिर पूरा मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते 65 लाख। 65 लाख क्या इसमें ऐड करने से हो जाएगा? 29575 और 30, 29575 और 30 प्लस 65 लाख, 3,60,000, 3,60,75,000, 3,60,75,000। हाँ ठीक है, मैंने बस वो एक वैल्यू लिखा नहीं, ध्यान नहीं दे, मुझे लगा वो डिवेंचर का ही है, लेकिन वो तो 65 लिखा हुआ था। थ्री करोड़ 60,75,000। अच्छा, ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें हमें बोला था सिर्फ रीड्राफ्ट करने के लिए बैलेंस शीट, तो हम लोगों ने रीड्राफ्ट कर लिया। अगर तुम लोग चाहो तो एंट्रीज करके भी कर सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं, रुको। अच्छा, अब हम लोग को दूसरा मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। जो मेथड अब हम लोग रिडेम्पशन सीख रहे हैं ना, उसमें देखो हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड किया। मेन जो इम्पोर्टेंट मेथड जो दिया हुआ है हम लोग का, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। अभी तो हम लोगों ने ये एंड वाला किया, ठीक है, ये वाला कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिवेंचर। अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज इन ओपन मार्केट, ठीक है। अगर हम लोग ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, इन दैट केस एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज इन ओपन मार्केट, ये कैसा होता है? परचेज इन ओपन मार्केट में क्या होता है, देखो, कंपनी खुद ही मार्केट से अपना डिवेंचर खुद परचेज कर लेती है। कौन से रेट पे करेगी? ऑन दैट मोमेंट मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट से परचेज करके डिवेंचर को कैंसिल कर सकती है। ये भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअली ओपन मार्केट से परचेस करने के बाद ना इमीडिएटली कैंसिल कर देती है। तो एंट्रीज कुछ इस तरह से हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हैं वो भी बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। फिर यहां पर हो जाएगा पीएल डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन, और हो सकता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू पीएल। ये हो गया इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर एंट्रीज कौन कौन से वैल्यू से होता है? ये हमेशा होता है फेस वैल्यू से। ये हो जाएगा इंटरेस्ट वैल्यू। ये देखते हैं क्या होगा, कब होता है, और ये हो जाएगा पेमेंट विथ इंटरेस्ट
वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब देखो कब प्रॉफिट या लॉस कब हो सकता है। अब कंडीशन क्या है कि कंपनी ओपन मार्केट से क्या कर सकती है, डिवेंचर खुद खरीद के उसे कैंसिल कर सकती है। ठीक है, कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक टाइमलाइन बना लेते हैं। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च का मैंने एक ईयर बना लिया, अकाउंटिंग ईयर। अब कंपनी का इंटरेस्ट देने का डेट है सपोज 30 सितंबर, इंटरेस्ट देने का डेट है कंपनी का, और एक है 31 मार्च। ठीक है, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, अच्छा और कंपनी ने इशू किया है, सपोज इशू किया है 10,000 डिवेंचर। ठीक है, 10,000 डिवेंचर इशू किया था एट द रेट ऑफ 100 वाला, और रेट था 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मान लो कि 1 जून को, ठीक है 1 जून को कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर परचेस कर रही है, डिवेंचर परचेस कर रही है ओपन मार्केट से। ठीक है, मान लो डिवेंचर परचेस कर रही है 3,000। ठीक है, 3,000 डिवेंचर परचेस कर रही है और मार्केट में रेट चल रहा है सपोज 90 रुपीज। ठीक है, मार्केट में रेट चल रहा है 90 रुपीज, तो कंपनी ने 90 रुपीज से ही जो है मार्केट से डिवेंचर खरीद लिया। खरीदने के बाद कंपनी क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। इन दैट केस हम लोगों का एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो एंट्री ये हो जाएगा कि 3,000 डिवेंचर खरीद रहा है, 10,000 इशू हुआ था, तो डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर एंट्री क्या होगा, यहाँ पर कंपनी एंट्री जो पास करेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू से, तो 3,000 डिवेंचर का 100 करके फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख। अच्छा, अब कंपनी इंटरेस्ट को डेबिट करेगी। इंटरेस्ट क्यों डेबिट हो रहा है, देखो यहाँ पर कंपनी जिन्होंने भी अपना डिवेंचर बेच दिया है वो अगर होल्ड करते तो उन्हें 31 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो उनको कंपनी को इतने तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड तक का। और ये कितना होगा, लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था, 31 मार्च को, तो उसके बाद अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल और मई 2 मंथ्स हो रहा है, क्योंकि जून का 1 तारीख है, तो 2 मंथ्स का ये पीरियड जो है, 2 मंथ्स का ये पीरियड मैंने यहां से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये डेट इसीलिए लिया क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट ड्यू कब हुआ था, 31 मार्च को हुआ था प्रीवियस ईयर का। तो उसके बाद 2 मंथ्स इन्होंने होल्ड किया है, तो इनको 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3,000 इंटू 100 इंटू 2/12 इंटू 10%। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया 10/100, 100 कैंसिल हो गया, 3,000 इंटू 10, 30,000 डिवाइडेड बाई 6, चेक करते कितना होता है, तो ये हो गया 5,000। ठीक है, तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इनको। ठीक है, इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया। अच्छा, अब पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट हमेशा विथ इंटरेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर पेमेंट कितना हो जाएगा, ये देखो 3,000 डिवेंचर का पेमेंट 90 रुपीज करके करना पड़ेगा, प्लस हम लोग 5,000 इंटरेस्ट का पे करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2,70,000 प्लस 5,000, ये हो गया। एक बार देख लेते कितना होगा, 2,75,000 होगा। ठीक है, 2,75,000 होगा। ठीक है, अब हम लोगों का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो देखते हैं। हम लोगों का 3 लाख का डिवेंचर कैंसिल हुआ और 5,000 उस पर इंटरेस्ट था, और हम लोगों ने पे कितना किया है, हम लोगों ने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 2,75,000, तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, जो डिफरेंस है वही हम लोग का प्रॉफिट होगा। 3,05,000 देना था, 3 लाख डिवेंचर के लिए, 5,000 इंटरेस्ट के लिए, तो 5,000 तो इंटरेस्ट का दिया हम लोगों ने, लेकिन 2,70,000 में ही 3 लाख का कैंसिलेशन करवा दिया, यानी 30,000 जो है, 30,000 का हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऐसे कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में। तो क्या एंट्री हो जाएगा, पीएल डेबिट, सॉरी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू पीएल, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू पीएल 30,000। ठीक है,
ये हो गया। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों का लॉस हुआ, तो लॉस अगर होता, ठीक है, अगर लॉस होता, जैसे मान लो हम लोगों ने ज्यादा पेमेंट करके खरीदा, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इसका रेट 90 के जगह, अगर इसका रेट 90 के जगह 105 होता, 105 करके हम लोगों ने पे किया, मतलब 3000 डिवेंचर पे 105 दिखा देते, कितना होगा 3000 पे 105 यानी हो जाएगा 3,15,000। तब क्या एंट्री होता, तब यहाँ पर हम दिखा देते हैं, इन दैट केस हम लोगों का ये एंट्री हो जाता, यहाँ पर पेमेंट हो जाता 90 के जगह पेमेंट लिखना पड़ता 105 करके, और ये टोटल वैल्यू हो जाता इसके जगह पे 3,15,000। ठीक है, तो हम लोगों का 5,000 इंटरेस्ट देना था, वो तो दे दिए, वो मैंने सेम रखा है, 15,000 का लॉस रिकॉर्ड होता, तब हम लोगों ने क्या एंट्री पास करना पड़ता, लॉस ऑन कैंसिलेशन, मतलब मार्केट से लेके कैंसिल किए और उसमें हमारा लॉस हुआ क्योंकि रेट ज्यादा था। ठीक है, तो 15,000 का लॉस रिकॉर्ड हो जाता, और वो कैसे ट्रांसफर हो जाता, वो ऐसे ट्रांसफर हो जाता, पीएल टू लॉस ऑन कैंसिलेशन, ये ऐसे हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 15,000। अच्छा, यहाँ पर भी एक से इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों का एक कंसेप्ट आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट जैसे इन्वेस्टमेंट में करते हैं, ठीक है, और कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, अगर हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में बता देगा कि ये 90 रुपीज क्या है, अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई करेगा देन ऑलवेज एज्यूम कि एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, और अगर बता देगा कम इंटरेस्ट तो कम इंटरेस्ट होगा, मतलब ये 90 रुपीज के साथ इंटरेस्ट जोड़ के अगर रेट लगाया गया है, इन दैट केस हम लोगों को यहाँ पर 90 के साथ ये 5,000 लिखने का जरूरत नहीं होगा, अगर ये कम इंटरेस्ट होता है। अगर एक्स इंटरेस्ट, ये एंट्री मैंने एक्स इंटरेस्ट के तरह ही किया है इसीलिए, क्योंकि मैंने ये माना कि 90 अगर एक्स इंटरेस्ट है मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो 90 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बाई चांस एक्स इंटरेस्ट की जगह अगर ये कम इंटरेस्ट होता, इन दैट केस एंट्री में क्या लिखते, 10% डिवेंचर जैसा है, इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलग से ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब टू बैंक दिखाएंगे तो 3,000 इंटू 90 और ये 5,000 हम लोग तब नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 5,000 इसमें इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट का रेट पर डिवेंचर में इंक्लूड करके किया गया है, इसलिए 5,000 का अलग से नहीं दिखाना पड़ेगा, तो उसमें हमारा शायद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन का वैल्यू और भी बढ़ जाता। तो अगर ये कम इंटरेस्ट होता तो उसमें एंट्री का वैल्यू हम यहाँ पर लिख के दिखाते, क्या होता, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर तो 3 लाख का ही कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होता है, क्या इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, इंटरेस्ट का वैल्यू तो हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग 5,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिनसे डिवेंचर लेके कैंसिल किया है। ठीक है, और हम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमेशा, लेकिन अगर 90 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2,75,000 पे करना पड़ेगा, उसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना जनरेट हो जाएगा, ये दोनों का गैप 3,05,000 माइनस 2,75,000, 3 लाख प्लस 5,000 मतलब 3,05,000, 305, 3,05,000 माइनस 2,75,000। ठीक है, तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 ही आ रहा है ना मेरा, 2,75,000। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ये देखो, ये 2,75,000 थोड़ी ना होगा, ये कितना हो जाएगा, 90 में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, तो 90 इंटू 3,000, मैंने के लिखा है 1000, मतलब 2,70,000 होगा, 75 थोड़ी ना होगा, 2,70,000 अगर हो रहा है तो मैंने 5,000 ज्यादा लेस किया, तो 5,000 ऐड कर देते हैं, मतलब 35,000 हो जाएगा ये वाला। नहीं, पता नहीं, गलत माइनस कर दिया, एक मिनट, 3 लाख माइनस 2,70,000, 30, हाँ 35,000 ही हो रहा है, तो प्रॉफिट 5,000 ज्यादा दिखेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये तो एग्जांपल है, अब क्वेश्चन हमें दे देगा तो उस हिसाब से, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कम इंटरेस्ट है ये वाला, तब एंट्री ऐसे होगा। ठीक है, अगर कम इंटरेस्ट है तो एंट्री ऐसे होगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ 90 रुपीज बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा कि हम लोग 90 विद इंटरेस्ट पे करें, लेकिन इंटरेस्ट है कितना, 5,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर बोलेगा 90x इंटरेस्ट है, मतलब
इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे बोल दिया जाएगा हमें उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। और प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा वो भी मैंने बताया कि हमारा कितना डिवेंचर कैंसिल हो रहा है और हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है, ठीक है। तो इसका जो गैप रहेगा उसी से हमें पता चलेगा कि डिवेंचर का रिडेम्पशन पे हम लोगों का प्रॉफिट हुआ कि डिवेंचर के रिडेम्पशन पे हम लोग का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन कर सकते पता है, हम लोग इलास्ट्रेशन 1 कर सकते हैं। आज हम और नहीं करवा रहे, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग चाहो तो खुद से ही एक बार कोशिश करके देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 1 बन जाएगा होमवर्क में, कोशिश करके देख सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम तो करवाएंगे। 2 हम लोगों का हो गया है, ठीक है, 2 हम लोगों का फर्स्ट क्लास में हो गया था। 3 कर सकते हो, 3, 4 भी हम लोग का हो गया था, 4 वाला भी लास्ट क्लास में हो गया था। 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये भी शायद एक से इंटरेस्ट या फिर नहीं, ये बोनस वाला है, छोड़ो इसको हम करवा देंगे। बोनस वाला भी कर सकते हो क्योंकि बोनस तो मैंने करवा दिया। 6 हो गया, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 दोनों ही हो गया। 3 वाला कर सकते हो, 3 और यहाँ पर रह गया हम लोगों का 4, ठीक है। 3 और 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, 3 और 4 प्रैक्टिकल का, 3 और 4 ये चाहो तो होमवर्क में तुम लोग करके देख सकते हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर शायद पीडीएफ शेयर नहीं है, अगर चाहिए तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।